हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 28 जुलाई 2020 और आज हम लोग द हिंदू में टोटल 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। काफ़ी डाइवर्स आर्टिकल्स हैं आज के। आपको अलग अलग पेपर्स के इसमें अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कल जैसा कि एक ही टॉपिक के ऊपर 3 आर्टिकल्स थे। तो आज पांचवा आर्टिकल जो है हमारा वो है इंडिया श्रीलंका टाइज के ऊपर में, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके आज तक में स्कैटर्ड टर्म जितने भी हैं उनको इकट्ठे आर्टिकल में डिस्कस किया है। राइट फ्रॉम अशोका ने जो उस टाइम पे श्रीलंका के अंदर बुद्धिज़्म फैलाया था, उस टाइम से अभी इस टाइम तक जो जैसे कि हमेशा से ही इंडिया श्रीलंका के बीच में जो टाइज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा है बिकॉज श्रीलंका जो है जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली हम लोग से थोड़ा सा नीचे रहा है। तो जिस वजह से ऐसा उनका और बाकी भी बहुत सारे ऐसे छोटे नेबरिंग कंट्रीज़ का जैसे कि कंप्लेन रहता है कि इंडिया उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, ठीक आर्टिकल है। फोर्थ आर्टिकल हमारा मेजॉरिटी कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन के ऊपर ये आर्टिकल है। हमने कल भी 2 लाइन जिक्र किया था माल न्यूट्रिशन के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ आर्टिकल बहुत दिन से हमने डिस्कस नहीं किया है। इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जैसे हमारे लोगों को जो राशन कार्ड के ऊपर जो फ्री राशन मिल रहा है अभी फ़िलहाल, और जो जो चीज़ मिल रहा है उसके ऊपर भी बातें हैं कि कितना कैलोरी ये प्रोवाइड करवाते हैं और कितना और मिलना चाहिए कि हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर में जितना जो एम्प्लॉयमेंट और ये सब की वजह से कोलैप्स आया है, तो वो कैसे हम लोग और पिकअप कर सकते हैं। थर्ड आर्टिकल कोरोना वायरस के ऊपर है और अपॉर्चुनिटी है कैसे हम लोग अपने हेल्थ केयर को और अच्छा रीशेप कर सकें, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी डाई कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा क्रूशियल हो जाता है। आज एडिटोरियल में आया तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर जो ड्राफ्ट था, तो उसके ऊपर अभी जो आम लोगों की जो कंप्लेंट्स या फिर जो सजेशंस हैं उसके लिए वो पोर्टल खुला था, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अब बहुत कम दिन रह गए हैं या अब ख़त्म ही होने वाला है एग्जैक्टली तो उसके वजह से फिर नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इसके अंदर में जैसे इंडिया के जितने भी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं और इंडिया के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो चलती है, जैसे माइनॉरिटीज़ को लेकर के और भी जो मॉब लिंचिंग और ये सब आजकल हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था बांग्लादेशी कुछ लोग को यहाँ पे मॉब लिंच कर दिया गया। और फिर अभी कल के न्यूज़पेपर में आया था कि शेख हसीना से हमारे इंडियन कॉन्वॉय के लोग जो हैं वहाँ पे डिप्लोमेट्स जो हैं वो बात करने की चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको अटेंड नहीं किया। तो ये सारे ऊपर से फिर चाइना का जो प्रेशर है, तो ये सब सारा जो एक पूरा जो चक्रव्यूह जो बना हुआ है हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ में, और तो क्या फॉरेन पॉलिसी आगे हमें डिप्लॉय करना चाहिए उसके ऊपर ये आर्टिकल है। जो नए बच्चे हैं वो ये सारे आर्टिकल्स आप जा कर के टेलीग्राम चैनल से हमारे द हिंदू 365 अगर आप सर्च बार में टाइप करोगे बिना स्पेस के, तो वहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। gkmonk.com आपका सजेशन होगा, उसके फाइल सेक्शन में जाके सारे आर्टिकल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन द बैकड्रॉप ऑफ सेटबैक्स स्पेशली इन द नेबरहुड द कंट्री हैज़ टू रिकंसिडर द डिप्लोमेसीज ट्रैजेक्टरी। तो इंडिया ऐसा देखा जाता था क्या अभी भी फ़िलहाल ऐसा पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी इंडिया जो है नेचुरली राइजिंग पावर इन साउथ एशिया देखा जाता है। इनफैक्ट इंडियन ओशन में जो इंडिया की जो नेवल पावर है उसका उसका मैच करने के लिए या फिर उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ भी जो है वो ललायत रहती हैं। तो इंडिया पास्ट में जितने भी जो सार्क कंट्रीज़ हैं, सार्क कंट्रीज़ आपको पता होगा, आप ये कॉलम में देख सकते हैं और इसका पर्पस भी मैं बता दिया उसके अंदर। तो जितने भी सार्क कंट्रीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका और बांग्लादेश, इसके साथ इंडिया के बहुत सारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशंस रहे हैं, तो इसके वजह से गुडविल और इन्फ्लुएंस जो है इंडिया का काफ़ी अच्छा इनके ऊपर रहा है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है आपका बिलियन डॉलर्स के अमाउंट में अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया ने करा है, और वहाँ से अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा फीडबैक अभी भी मिलता रहता है अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर मल्टीलैटरलिज़्म को इंडिया चूँकि प्रमोट करता है, तो इंडिया यूएसए के अलाइन होने के बावजूद जो है ईरान के साथ सैंक्शन होने के बाद भी, आपने जैसे डिस्कस किया था पिछले आर्टिकल में, इंडिया ईरान के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद इंडिया चाइना के साथ कम्पीट करते हुए भी बहुत चीज़ों में कोऑपरेट करते आया है फ़िलहाल। और अभी लेकिन जो है कि चूँकि लॉन्ग बॉर्डर्स की वजह से थोड़े हॉस्टाइल्स हो गए हैं हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप, तो अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी सिर्फ़ चाइना के साथ ही प्रॉब्लम नहीं चल रही है,
इसके अलावा कट टू प्रेज़ेंट अगर आप आओ, तो प्रेज़ेंट टाइम में अभी सबसे ज़्यादा ग्रेवेस्ट सिचुएशन है पिछले लास्ट 20 ईयर्स में, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी रीज़न्स। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे और किस-किस फ्रंट में अगर आप देखोगे कि हमें ये इस चीज़ को फ़ेस करना पड़ रहा है, तो आपको जैसे पता है कि नेपाल रीजन में तो हम लोग को फ़ेस करना ही पड़ रहा है, बिकॉज़ ऑफ दिस उनका जो अपना खुद का जो उन्होंने मैप अपडेट कर दिया था। उसके बाद जो श्रीलंका है, उसके साथ इंडिया की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्रीलंका जो है वो चाइना के मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लोन के अंतर्गत दब चुका है, और उसकी वजह से वो उस ट्रैप से निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उसके वजह से वो चाइना के तरफ और भी ना चाहते हुए भी इंक्लाइन रहना उसे पड़ रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश का जैसे देखिए, अभी हम लोग के साथ पहले भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि कुछ बॉर्डर एरियाज़ में कुछ स्टेट्स हमारे उसके तरफ थे, मतलब कुछ रीजन्स हमारे उसके तरफ थे, वेस्ट बंगाल रीजन के और फिर कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, और फिर कुछ बांग्लादेशी जो प्रोविंस है वो हमारे तरफ था, तो वो सब हम लोग जाके बारी-बारी केस में जो है हम लोग उसको चीज़ को सॉल्व किए। उसके बाद अभी भी फ़िलहाल जो है कि जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल आया है हमारा 2019 वाला, उसके वजह से हमारी उन दोनों के बीच में थोड़े-से प्रॉब्लम चल रहा है कि जैसे अगर हम लोग माइग्रेंट्स को यहाँ से अगर डिस्चार्ज करेंगे तो क्या बांग्लादेश उसको रखेगा, नहीं रखेगा, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये एक छोटा-सा इश्यू है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है फ़िलहाल एक मेजर ट्रांजिशन के अंदर है। जैसे कि अभी जैसे आपने सुना होगा कि यूएसए ने तालिबान के साथ अभी कुछ ट्रीटीज़ साइन करा है, और यूएसए बहुत बार बोल रहा है इंडिया को कि आप उसके अंदर आइए, आप उसके अंदर आइए। लेकिन जैसा हमारी पॉलिसी है कि हम वायलेंट टेररिस्ट से बात नहीं करते हैं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे हम लोग का एक नीति है ना कि जब तक आप बुलेट चलाएँगे तब तक हम लोग बात नहीं कर सकते। तो उस वजह से हम लोग वहाँ के जो तालिबान जो अभी न्यू कॉन्करर हो सकते हैं, वहाँ के न्यू रिजीम होल्डर हो सकते हैं, उसके साथ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, और इंडिया को वहाँ पे मल्टी पार्टी टॉक्स के लिए इनवाइट नहीं किया गया, सिवाय इसके कि इंडिया के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में चल रहा है, और बहुत सारा काम अफ़गानिस्तान में इंडिया कर रहा है। इसके अलावा ईरान भी जो है अभी फ़िलहाल हमने जो डिस्कस किया था कि इनॉग्रेट कर चुका है अपना रेलवे लिंक बिना इंडिया के अंदर, बिना इंडिया को इन्वॉल्व किए हुए, बिकॉज़ पहले ही इंडिया के साथ ही एमओयू साइन था, लेकिन इंडिया जो है इसको काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया उसके प्रोजेक्ट को, जिस वजह से उसने छाबार पोर्ट से ज़ाहेदान पोर्ट तक उसने रेलवे प्रोजेक्ट खुद से अपने हाथ में लेने का निर्णय किया। तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमारा तो बहुत अच्छा एक रोल था हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, या फिर साउथ एशिया में, इंडियन ओशियन में। तो इसका जो राइटर हैं वो बताते हैं कि देखिए, नेबरहुड के साथ और एक्सटेंडेड नेबरहुड के साथ जो हमारी जो रिलेटिव डिक्लाइन इन इंडिया से स्मार्ट पावर जो था, उसके पीछे 3-4 कारण हैं, जैसे मुख्यतः 3 कारण हैं, ऐसा राइटर कहते हैं। जैसे क्लोज अलाइनमेंट विद यूएस लाइन, और कपलिंग विद फॉरेन पॉलिसीज़ एंड विद डोमेस्टिक पॉलिसीज़। जैसे हम लोग डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों एक साथ जो है थोड़ा बहुत रिलेट हो जाता है, और थोड़ा बहुत उससे इफ़ेक्ट हो जाता है। और उसके बाद थर्ड में हुब्रिस। हुब्रिस क्या है वो लास्ट में मैं बताऊँगा आपको। पहले तो ये दोनों आप देख लीजिए, यूएस लाइन और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जो फॉरेन पॉलिटिक्स जो हमारा इफ़ेक्ट होता है वो। अभी इंडिया की ऑफ़िशियल पॉलिसी तो ये हमेशा रही है कि इंडिया मल्टीलैटरलिज़्म को फ़ॉलो करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जो हम लोग जो अभी थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट हुए हैं पोस्ट कोल्ड वॉर, जैसे अभी कुछ ऐसे डेकेड में देखा गया, पिछले 4 प्रेसिडेंट जो रहे हैं यूएसए के, उन्होंने इंडिया को कंटिन्यूअसली लाउड किया है, और उनको इंडिया से उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक हम अगर हमारी पार्टनरशिप होती है तो यूएस और इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस वजह से जो इंडिया के पॉलिसीज़ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा यूएसए के से ज़्यादा इंक्लाइंड रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और इस वजह से जो है कि बहुत सारे दूसरे इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान के साथ अगर आप बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखो, कि ईरान के साथ इन्होंने बताया कि 2003 में हमने एक एग्रीमेंट पास किया था चाबहार पोर्ट, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा-सा पता होगा। तो आप देखिए 2003 में हमने ये चीज़ पैक्ट जो है कि साइन किया था इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट डेवलप करने का। उसके बाद यूएसए ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा धीरे-धीरे उसके ऊपर काम करने लगे, सिवाय उसके ये जानते हुए कि चाबहार पोर्ट का हमारे लिए क्या रेलेवेंस है। आपको पहले भी मैंने बताया है कि इंडिया बिकॉज़ पीओके का यहाँ पे जो है कि रेलेवेंस थोड़ा है, पाकिस्तान इसको घेरे हुए है, तो हम लोग यहाँ से जो है कि सेंट्रल एशिया के अंदर नहीं घुस सकते, और उस वजह से हमारा जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब जो कंट्रीज़ हैं, इसके साथ बहुत ही मिनिमम कॉन्टैक्ट और एक्सपोर्ट्स है। तो इस वजह से हम लोग को यहाँ से
पाकिस्तान तो जगह देगा नहीं अपने ग्वादर पोर्ट से, तो हमें छाबहार पोर्ट से होते हुए और तब कैस्पियन सी और यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में घुसने का जगह मिलता है। लेकिन चूँकि ईरान के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दिया गया था यूएसए की तरफ से, जिस वजह से हम लोग वहाँ पे जो छाबहार पोर्ट को जो डेवलप करने की जो हमारी जो ट्रीटी थी, उस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो कर दिए। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 2015 में फिर उसके बाद ईरान के साथ थोड़ा सैंक्शंस कम किया यूएसए, तो उसके बाद इंडिया धीरे-धीरे उस टाइम पे ऐसे न्यूक्लियर डील भी ईरान न्यूक्लियर डील भी साइन किया गया था। तो उसके बाद इंडिया धीरे-धीरे जो है कि इमीडिएटली अपना स्टेप्स फॉरवर्ड करना शुरू किया और इनफैक्ट बीच में ऐसा था कि ईरान के साथ हम लोग सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदते थे, सबसे ज़्यादा जो ऑयल सिर्फ़ ईरान से ही हम लोग लेते थे। लेकिन फिर से उसके ऊपर जो है मोदी और साहब जो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर उसके उनकी जो वहाँ विज़िट हुई थी तेहरान के अंदर में, तो वहाँ पे मल्टीलैटरल हमने ट्रीटी साइन करा था इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। लेकिन फिर से जो 2018 में सैमसंग फिर से लग गया आपका ईरान के ऊपर में, तो उसके बाद जो है कि इंडिया फिर से अपना जो हाथ-पैर जो है वो खींचना शुरू कर दिया और मतलब खींच नहीं रहा था लेकिन फिर भी एमओयू जो साइन हुआ था आपका मल्टीलैटरल वाला जो रेलवे पोर्ट वाला, तो उसके ऊपर वो इंडिया काम करना थोड़ा कम कर दिया और ईरान का छोड़ करके बाकी आस-पास के सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया कंप्लीट करके खड़ा हो गया। तो जिस वजह से अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से जो है कि ईरान और इंडिया की तरफ से जो है कि थोड़े-से रिलेशनशिप भी थोड़े सार हो चुके हैं। इंडिया यूएस जो है अभी और ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ चुका है फ़िलहाल। देखिए कि यूएसए जो है वाशिंगटन भी चाहता है कि इंडिया एक बिगर रोल अपनाए इंडियन ओशियन के अंदर में और पैसिफिक रीजन में और चाइना को कंटेन करे। और इस वजह से देखिए कि इंडिया कॉशियस रहा है काफ़ी ज़्यादा इससे थोड़ा-सा मतलब अभी दूर रहने की कोशिश बिकॉज़ इंडिया का जो हिस्ट्री रहा है वो नॉन अलाइन रहा है और चाइना और रशिया दोनों ही यूएसए के शुरू से ही थोड़े बहुत मतलब थिंक आइडियोलॉजी में वो लोग उन राइवल रहे हैं। चाइना बीच में 1970 में यूएसए के काफ़ी ज़्यादा पास था, लेकिन फिर भी चूँकि वो एक कम्युनिस्ट रिजीम है और डेमोक्रेसी नहीं है, यूएसए डेमोक्रेसी है, तो यूएसए जो है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करता है शुरू से ही। तो जिस वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो शुरू से ही रही है। उसके बाद 1980s के बाद जैसे-जैसे चाइना जो है अपना इकोनॉमिकल पावर थोड़ा-सा बढ़ाया, उसके बाद यूएसए को वो कंटेन करना धीरे-धीरे करके शुरू कर दिया। इंडिया अभी फ़िलहाल ना करते हुए भी बहुत सारे ऐसे हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशंस हो चुके हैं यूएसए के साथ जैसे फॉर एग्जांपल कॉमकासा। जो कॉमकासा है इसमें कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट के हम लोग फैसिलिटेट करवाते हैं एक दूसरे को एक दूसरे इंडिया और यूएसए मिलिट्री जो है एक दूसरे को तो इस वजह से इंटेलिजेंस जो है हमारे दोनों की जैसे आपको पता हो कारगिल वॉर में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बड़ा मायने मतलब मैटर था और उससे पहले भी जैसे जो चाइना के साथ वॉर हुआ था तो इंडिया ने माँगा था इंटेलिजेंस सपोर्ट यूएसए से लेकिन उसने उन्होंने मना कर दिया था। जिस वजह से ये सब जो एग्रीमेंट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। फिर एक रिसेंट जो है लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट तो इसके अंदर ये है कि अगर दोनों में से किसी भी कंट्री को अगर कुछ लॉजिस्टिक हेल्प चाहिए होगा तो वो उनको बेझिझक एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो रिफ्यूलिंग का हो या फिर और भी कुछ जैसे आर्म्स, एम्यूनेशन कुछ भी अगर चीज़ का हो तो उस चीज़ को हम लोग हेल्प करेंगे। इस वाले एग्रीमेंट के बारे में यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है। कॉमकासा के बारे में नहीं दिया होता, मैंने एक्स्ट्रा वैसे आपको बताया। तो बॉर्डर एग्रेशन जो है हमारे इंडिया के एलएसी के ऊपर ये बहुत बड़ा फैक्टर ऐसा राइटर कहते हैं कि हो सकता है कि इंडिया जो है अभी काफ़ी ज़्यादा यूएसए की तरफ अलाइन हो गया है, तो ऐसा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लिबरेशन आर्मी जो है आपका चाइना का, उसको ऐसा लगता होगा कि इंडिया जो है अब यूएसए का एलाई है, तो इंडिया जो है इंडिया के ऊपर अगर हम थोड़ा-सा असर्ट करेंगे अपना ताकत उसको थोड़ा दबाएँगे जैसे कि हम हिस्टोरिकली उसको दबाते आए हैं, इंडिया चुप रहता आया है किसी भी चीज़ के ऊपर में, तो हम लोग कहीं न कहीं यूएसए के ऊपर अपना स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, सबको पूरे वर्ल्ड में फ़ोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा राइटर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक ज़िम्मेवार बताते हैं, जिसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारा, वो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप आज के डेट में थोड़ा-सा रेलेवेंस कम होते जा रहा है। तो इसके 2 कारण वो बताते हैं। पहला कारण जो हमने पास किया था सीएए और दूसरा कारण कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हमने जो स्टेटस को पहले वाला जो था, उसको चेंज करके यूनियन टेरिटरी जो बना दिया, उसके वजह से। तो जो सीएए है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, सीएए जैसे ही हुआ तो आपको जैसे पता होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके अलावा और भी जो बहुत सारे जैसे ज़ोरास्ट्रियन है, पारसीज़ है, ये सब और भी दूसरे कम्युनिटीज़ जो है या फिर एथीस्ट है जो कि नहीं मानते किसी भी धर्म को, तो उनको नहीं आना था इंडिया के अंदर। बाकी लोगों को जैसे सिख हो गया, हिंदू हो गया, इनको
अलाउ कर दिया गया है कि इंडिया में आप आके रेसिडेंस ले सकते हो। तो जिस वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें कि ख़ास करके मुस्लिम बहाल कंट्रीज़ जो जितनी ज़्यादा हैं, तो वो लोग इंडिया से इस बात के ऊपर खफ़ा हैं। और इसके ऊपर आप पाकिस्तान भूल जाइए, पाकिस्तान तो हमारा ट्रेडिशनल राइवल है ही। इसके अलावा बांग्लादेश भी हमारे सीएए की वजह से नाराज़ है, क्योंकि बांग्लादेश की नाराज़गी के 2-3 कारण हैं, जैसे कि एक तो हम लोग माइग्रेंट्स भी जो बांग्लादेश से आ रहे हैं तो उसको एक्स्ट्राडिट करके जो आसाम वाला जो एनआरसी वाला लॉ है, तो उसकी वजह से उनको वापस भेजने की बात हो रही है। फिर रोहिंग्या मुस्लिम जो हमारे अंदर आए हैं, अगर वो लोग अगर पकड़ा रहे हैं तो हम लोग उसको म्यांमार की तरफ हम लोग भेज रहे हैं वापस। खैर म्यांमार के बारे में इस आर्टिकल में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के साथ के बारे में तो यहाँ पे सब कुछ ही लिखा हुआ है कि जैसे अभी आज के पेपर में भी आया है कि बांग्लादेशी ऐसा न्यूज़पेपर एक है, उसने ऐसा बताया कि पिछले 4 महीने से इंडिया कन्वॉय जो है, इंडिया डिप्लोमेट जो हैं वो शेख हसीना से मीटिंग लेने के लिए अर्ज़ी लगा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी मान नहीं रही है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान भी जो है वो अपने देश के अंदर में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट किया है, बिकॉज़ जो यहाँ की रिज़ीम है वो सीएए, एनआरसी जो लेके आई थी, तो पाकिस्तान को एक मुद्दा मिल गया कि वो प्रोपेगेंडा पूरे वर्ल्ड वाइड उठा सके कि इंडिया के देखिए रेज़िम जो है वो प्रो हिंदू है और मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करती है। सेकंड, एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जैसे ही हुआ, तो जैसे आपको पता है कि हमने एक मैप लेकर के मैप को हम लोग इंट्रोड्यूस करवाए थे, न्यू मैप इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसके अंदर हमने पीओके और सपोरा और उधर मुज़फ़्फ़राबाद ये जो सब कुछ हम लोग इंक्लूड किए थे। तो इसके अंतर्गत ऐसा देखा गया कि ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला वर्ल्ड वाइड ऑर्डर में, कि उन्होंने दिखाया कि हमने कश्मीरियों की जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन किया है। उसके अंदर में हमने जो स्टेटस को हटाया है, उसके उसमें हमने कश्मीरियों से कुछ राय मशवरा नहीं किया, वहाँ के पार्टीज़ से बात नहीं किया, जिसकी वजह से जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर में एक जो रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी का जो एक स्टेटस था, उसको बहुत ज़्यादा इससे हानि पहुँचा है। इसके अलावा जो है कि ये जो मैप था, हमने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि ये चाइना और नेपाल को भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो ये जो पर्ल ऑफ हुब्रिस जो आप देख रहे हो, थर्ड कारण जो है, जो इंटरनेशनली ऑर्डर में जो कह रहे हैं, पर्ल हब्रिस डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्ल हब्रिस और यूएस लाइन की तरफ जो हम लोग गए हैं, ये 3 जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, उसमें आखिरी पॉइंट जो है वो पर्ल हब्रिस है। तो इसमें ये कहते हैं कि मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस था हमारा एक जो वर्ल्ड ऑर्डर में, कि हम लोग एक गुड राइजिंग पावर है, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पीपल्स की जो कमिटमेंट है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनको हम लोग ले करके सबका ले करके आगे बढ़ते हैं। इस वजह से जो है कि आपस आजू बाजू की जो कंट्रीज़ हैं वो भी हम लोग को इस चीज़ के ऊपर रिस्पेक्ट करते थे, और हम लोग कहीं ना कहीं उनकी बातें भी सुनते थे। तो इंडिया लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा जो करते जा रहा है, जैसे अभी फ़िलहाल जो हम लोग का जो स्टैंड जो है वो गिरते जा रहा है अपने नेबरहुड कंट्रीज़ में, उसके कारण देखिए, जो राइटर है वो कहते हैं कि ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस सामने वाले कंट्रीज़ में, नेबर कंट्रीज़ या एक्सटेंडेड कंट्रीज़ में जो कम हुआ है आपके प्रति, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको एक राइजिंग पावर के रूप में आपका घाटा आपको सहना पड़ रहा है। बिकॉज़ जितने भी जो राइजिंग पावर हुए हैं आज तक वर्ल्ड ऑर्डर में, वो सब लोग अपना पहले पावर एस्टैब्लिश किए हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, उसके बाद ही जो है कि अपना जो एक ऑर्डर जो है वो मतलब अपने आप को असर्ट करना शुरू किए हैं आपस के जो सामने वाले कंट्रीज़ या फिर दूसरे भी जो इन्वॉल्व कंट्रीज़ है उसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोवियत यूनियन जो है वो सुपर पावर अपने आप को दिखाना तभी शुरू किया था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद। चाइना जो है वो पिछले 4 डेकेड के बाद ही, जब इकोनॉमिकली वो जब सुपीरियर होना धीरे-धीरे शुरू हुआ, उसके बाद ही जो है कि वो थोड़ा-सा अपना जो स्टैंड है वो वर्ल्ड ऑर्डर में या फिर यूएनएससी में, ये सब जगह पे लेना शुरू किया। और अब जो है आप देखिए कि वो बिल्कुल एकदम सीधे पंगा ले रहा है धीरे-धीरे, कहीं कहीं न कहीं यूएसए के साथ। उसके अलावा तो ये सब जो इकोनॉमिकल टाइज़ के ऊपर उन्होंने पहले अपना फ़ोकस किया, उसके बाद फिर वो सोवियत यूनियन जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह से अपना पैर पसारा। तो ये सब जो है इंडिया को इसके साथ सीखना चाहिए सारे एग्ज़ाम्पल के थ्रू, और तभी जो है कि इंडिया अपने आस-पास में या फिर जो सार्क कंट्रीज़ हैं, उसके अंतर्गत अपने आप को एक थोड़ा-सा गुड राइज़िंग पावर की तरह प्रोटे फिर से वापस से कर पाएगा। अभी देखिए पिछला जो कुछ दिन पहले हमसे और भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, जैसे कि इंडिया ने जैसे ही यूटी जो डिक्लेयर किया जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद इंडिया ने मैप रिलीज़ किया था नवंबर के अंदर में। तो उसके वजह से हमने तो ये सोचा था कि हम सिर्फ़ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का मैप चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो चाइना जो है वो उस समय से ही, नवंबर से ही जो है कि ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुका था। और आप अगर सोच रहे हो कि जो
ये जो एलएसी के ऊपर जो वॉर हुआ वो लोकली इंस्पायर्ड था तो नहीं, उसके ऊपर पीछे एक सोची समझी मतलब रणनीति थी। और नवंबर में जो मैप जो हमने पास किया था उसके बाद से ही ये सारा कुछ जो है कि उनका वहाँ पे इनिशिएट हो चुका होगा, ऐसा राइटर कहते हैं। और उसके अलावा हो सकता है चाइना ने इनिशिएट किया हो या फिर नेपाल का खुद का ये डिसीजन हो, लेकिन ये जो नेपाल के वहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में जो वहाँ पे जो टेंशन्स क्रिएट हुए हैं मैप को लेकर के, और जो नेपाल ने खुद का अपना एक मैप जो है वहाँ पे उन्होंने अपना जारी किया है, तो ये कहीं ना कहीं जो पहले से हम नेपाल के साथ जो डील करते आ रहे थे और कहीं न कहीं उनको थोड़ा इग्नोर करते आ रहे थे, और थोड़ा-सा ऐसा कहा जाता है नेपाल के अंदर में, ऐसे क्या है सच वो तो नहीं, इंडिया ने तो कुछ ऐसा जारी नहीं किया, लेकिन नेपाल के अंदर कहा जाता है कि हम अपने इन्फ्लुएंस को लगा करके और जैसे इकोनॉमिकल पावर, मैन पावर, ये सब लगा करके हम लोग नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स को चुनने में काफ़ी ज़्यादा हमारा हस्तक्षेप रहता है, जिस वजह से नेपाल के अंदर जो है वो भावनाएँ कहीं न कहीं दबी अंदर-अंदर, थोड़ा-सा उनके अंदर हमारे प्रति थोड़ा-सा दुर्भावना था। और ये जो हमने जो मैप जो पास कर दिया, इसके वजह से और भी ज़्यादा जो है कि वो लोग खफ़ा हो गए। जिस वजह से राइटर ऐसा कहते हैं कि देखिए जैसे-जैसे टाइम चेंज होता है वैसे-वैसे वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होता है, वर्ल्ड ऑर्डर का पॉलिसी भी चेंज होना चाहिए उस हिसाब से। अगर आप ये लेकर के चलोगे कि हम इससे बात नहीं करते हैं तो हम इससे आगे भी कभी बात नहीं करेंगे, या फिर हम लोग पहले नॉन अलाइन थे तो अब हम आगे भी कब हमेशा नॉन अलाइन ही रहेंगे, या फिर कुछ और अगर सीन रहा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, आपका कुछ नया रिजिम आया, वो प्रो हिंदू गवर्नमेंट आ गया आपका, या फिर प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट आ गया, तो उसकी वजह से आप जो अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसको अपीस करने के लिए, उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आप अगर वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ और करोगे, तो एक आइडियोलॉजी के थ्रू अगर आप चलते जाओगे तो सामने वाले कंट्रीज जो हैं वो आपको प्रिडिक्ट कर लेंगे और एक प्रिजुडिस बन जाएगा आपके खिलाफ, जो कि वर्ल्ड ऑर्डर की स्ट्रैटेजिक आपका जो एक डेप्थ है वो आपको ग्लोबली प्रोवाइड नहीं करेगा। और यही इसी के ऊपर जो है राइटर वो एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर हम लोग चलते हैं कि इन रिवर्स गियर ऑन ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो नोटिफिकेशन था उसके ऊपर। अभी देखिए, जो EIA नोटिफिकेशन आया था तो उसके ऊपर वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत थी और प्रोग्रेसिव चेंजेस उसके अंदर करने की ज़रूरत थी। तो ऐसे जो ड्राफ्ट आते हैं एनवायरनमेंट असेसमेंट वाले जो होते हैं, तो इसके अंदर लोकल पब्लिक की जो है राय मशवरा लेने की प्रथा हमारे इंडिया में है। और ऐसा 2006 वाली जो एक ड्राफ्ट आई थी उसके अंदर भी ये था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ये सब के ऊपर रहेगा, तो एनजीओज और बाकी लोग जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय ली जाएगी और उस हिसाब से ड्राफ्ट जो है उसको अमेंड किया जाएगा। लेकिन अभी कोविड-19 के टाइमिंग पे जो इतना जल्दी-जल्दी जो सरकार की तरफ से इस ड्राफ्ट को क्लियर किया जा रहा है, तो उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा होता है कि जो 3-4 जो इसके अंदर जो प्रोविज़न्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और उसके अंदर जो है उसको चेंज करने के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं दिया रहा जा रहा है आम एक्टिविस्ट को या फिर आम जनता को कि वो अपना मत रख सकें, और उसके अगर जब मत ही नहीं आएगा तो सरकार के लिए तो क्लीन चिट हो जाएगा कि उसको वो पास कर ही देगी। जैसे जो प्रॉब्लमैटिक जो सिचुएशन है वो 3 खास तौर पे जो है कि आर्टिकल में लिखा गया है। पहला सेक्शन 26 जो प्रोवाइड करता है लिस्ट ऑफ ऐसे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर जो है क्लियरेंस या फिर परमिशन की ज़रूरत नहीं है आम जनता की, या फिर किसी और जैसे बहुत बड़े ऐसे कुछ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू जाने की, उसमें परमिशन जो है वो जो लैंड क्लियरेंस है वो सब प्रोजेक्ट्स के लिए आराम से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग, सिस्मिक सर्वे फॉर ऑयल, फिर मीथेन और गैस, सेल गैस जो अगर कहीं पे लैंड में अगर वहाँ पे से निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये सब के लिए जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है कि क्लियरेंस उनको मिल जाएगा। इसके बाद सेक्शन 14 जो है वो प्रोवाइड करता है एक्सेम्पशन, मतलब वो उनको पब्लिक कंसल्टेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। अगर कहीं पे जो लैंड है जैसे नेशनल पार्क के थ्रू या फिर सेंचुरीज़ के थ्रू अगर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाना है, वहाँ से पाइपलाइन उसके बीच से गुजर मतलब ले करके जाना है हमें, तो वहाँ के जो आसपास के जो ट्राइबल हैं उनसे या फिर जो और भी जो लोग हैं एनजीओज़ इन्वॉल्व्ड हैं उनसे राय मशवरा करें कि यहाँ पे इसमें इजाज़त नहीं रहती है। वो उसको जो एनजीओ जो भी वहाँ पे जो फ़र्म काम करती होगी पब्लिक या प्राइवेट, तो उसको वहाँ से उन लोगों की मतलब सलाह मशवरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। इसके अलावा जो रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लिबरल कंसेंसस के ऊपर क्लियर किए जाएँगे। और इसके अंदर भी जो पब्लिक हियरिंग जो अभी फ़िलहाल होती है, अगर कहीं से रोड जा रहा है, अगर सरकारी रोड भी है तो वहाँ का जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे बातचीत होती है, वहाँ पे जो मुआवज़ा का ये सब के अंदर सारा कुछ बार्गेनिंग और ये सब कुछ देख रेख के ही आगे जो है वो सीन बढ़ता है। तो ये सब सारा कुछ अभी फ़िलहाल अगर ये पास हो जाता है ड्राफ्ट, तो इसके अंदर
अंतर्गत वो सब नहीं किया जाएगा। तो ये जो अभी जो जल्दी-जल्दी ये सब पास करने की कोशिश की जा रही है, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये वर्ल्ड व इंडिया के अंदर में एक उनका एक बढ़िया इसके ऊपर अभी मनोवैज्ञानिक जो एडवांटेज है वो नहीं आ पा रहा है पूरे इंडिया भर में, और सब लोग ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। हालाँकि दिल्ली हाई कोर्ट के ऐसे ऑर्डर की वजह से ये जो डेडलाइन है पहले जो कम था, उसको अब अगस्त 11 तक बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद देखिए कि पहले भी ऐसे बहुत सारे जो ऑर्डर्स आ चुके हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें कि गवर्नमेंट कोशिश की है कि चेक एंड बैलेंसेस जो है उसको कम किया जाए। अब ये चेक एंड बैलेंसेस ही तो है ना, मतलब अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट लेकर के जा रही है और उसको उस प्रोजेक्ट से आपको प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज़ आपके घर के पास से वो जो गुज़र रहा है, तो आपसे सलाह-मशवरा भी नहीं लिया जाएगा। हाँ, आपको मुआवज़ा दे दिया जाएगा जो कि सरकारी आवंटित होगा, वो आपको मुआवज़ा दे दिया जाएगा, लेकिन आपसे पूछा या फिर राय-मशवरा आपके पंचायत में आकर के वो सब नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं जो चेक एंड बैलेंसेस है उसको वायलेट करता है, और इस वजह से पहले भी ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4302 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं, उनको माइनिंग के लिए क्लियर करने का ऑर्डर आया है। तो ये जो अभी कोविड-19 हुआ है, उसके वजह से और भी ज़्यादा हम लोग को ये चीज़ पता चल गया है कि हम लोग को नेचर से ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज़ ज जितना ज़्यादा हम लोग वाइल्ड लाइफ़ के और फॉरेस्ट के या फिर माइंस के अंदर तक हम लोग पेनिट्रेट करेंगे, तो उतना ज़्यादा वहाँ के जो कुछ अनडेसिफर्ड जो कि नए-नए जो टाइप के जो वायरस हैं और फ्लूज़ हैं, ये सब हम लोग उसके इफ़ेक्ट में आते रहेंगे, और कहीं न कहीं हमारी हमारी जो सेहत है उसके लिए लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट उससे पड़ता रहेगा। इसके अलावा जो फ़ाउल एयर है, जो क्लाइमेट जो एयर पॉल्यूशन है, उसके साथ हम लोग को तो प्रॉब्लम कर ही हम लोग सह ही रहे हैं। तो इस वजह से जो एनवायरनमेंट असेसमेंट प्रोग्राम जितने भी इंडिया की तरफ से आते हैं या फिर कहीं पे भी आते हैं, उसको वाइड लेवल पे कंसल्टेशन और लोगों के साथ सलाह के बाद ही उस चीज़ को ड्राफ्ट को पास करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं हम लोग, कोरोना वायरस एंड अपॉर्च्युनिटी टू रीशेप द हेल्थ केयर। अभी देखिए इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं आपके, एक तो वैसे ही डॉक्टर हमारे पास कम है, डब्ल्यूएचओ की जो रेटिंग है वो उसके हिसाब से हमारे पास बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं। वो रेटिंग आपको पता होगा कि हमारे पास 1 डॉक्टर है 1800 आदमी के अंदर, वैसे होना चाहिए कि 1000 लोगों के अंदर 1 डॉक्टर होना चाहिए। तो इसके अलावा जो अभी पिछले कुछ डिकेड में ऐसा देखा गया कि प्राइवेटाइज़ेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया हमारे कंट्री के अंदर में, ताकि जो हेल्थ केयर सर्विसेज़ है उसको बढ़ाया जा सके, उसको और एनहांस किया जा सके। लेकिन जो लैक ऑफ कैपेसिटी है, वो अभी भी वैसी ही है आपके ग्राउंड लेवल पे, ख़ास तौर पे जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है, इनफैक्ट जो विलेजेस हैं, उसके अंदर तो बिल्कुल ही कुछ डेवलपमेंट नहीं है। ये तो हम लोग को सबको पता है। इसके अलावा जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि बिज़नेस ऑफ हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस कोविड-19 की वजह से। बिकॉज़ बिज़नेस ऑफ हेल्थ केयर कैसे? जैसे पहले जितने केसेज़ आते थे, तो अब उतने केसेस नहीं आते हैं, और ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इंटेंस मार्केट कंपटीशन बढ़ गया है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, और पिछले कुछ डिकेड में बहुत सारे इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन हो गया है आपका, तो इसके वजह से कुछ क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस भी जो हैं कि डॉक्टर्स के बीच में और हॉस्पिटल्स के बीच में शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो कमीशन-खोरी और ये सब जो वाला जो सीन है, आपको जैसे पता होगा कि बहुत जगह पे ऐसा चलता है, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ बढ़ गया है, तो इसके ऊपर राइटर कहते हैं, तो क्या ये जो अभी पैंडेमिक का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से और बाकी सारे बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस होते थे, वो आजकल थोड़े कम हैं, तो ये अभी एनवायरनमेंट जैसे चेंज हुआ है, तो आगे हमारे देश में जो है हेल्थ केयर यूनिट्स में क्या ये परमानेंट चेंजेस रह पाएँगे, या फिर से वही कुछ जो स्टेटस को था वो आ जाएगा वापस, और जो हेल्थ केयर जो जैसे ज़्यादा स्कैटर्ड है आपके बड़े सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में और टायर 1 सिटीज़ में, तो वैसे ही रहेगा और ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएगा, और बड़े सिटीज़ में भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस लेकर के और पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो वो वैसे ही चलता रहेगा। इसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो देखिए, अभी आर्टिकल में सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो राइटर हैं वो खुद भी डॉक्टर हैं। उनका ऐसा कहना है कि कोविड-19 की वजह से बहुत ही मासिव रिडक्शन आया है पेशेंट में, जिसमें आपके जो प्लैन्ड और नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो थे, जैसे कि अगर किसी को हार्ट सर्जरी कराना है तो उसको एक डेट दे दिया जाता है, वो कि
पोस्टपोन भी हो सकता है अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं हो तो, या फिर कुछ अगर डायबिटीज़ में इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो जाता है, ऐसा कुछ अगर सीन हो जाता है तो उससे हिसाब से हो जाता है। तो उस वजह से अभी कोविड-19 के टाइम पे वो लोग अभी अपना ऑपरेशन या फिर ट्रीटमेंट फ़िलहाल के लिए टाल चुके हैं आगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, ऐसे नॉर्मल अगर जो वैसे ही चले जाते थे हॉस्पिटल, जैसे ज़्यादातर ये बुज़ुर्गों में देखा जाता है कि अगर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उनको, जैसे अगर बॉडी एक भी हो रहा है तो फिर वो विज़िट करना पसंद करते हैं हॉस्पिटल में। तो वो लोग अभी आजकल फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं कोविड-19 के टाइम पे। उसके बाद और भी बहुत सारे जैसे जो कोलैटरल डैमेजेस हैं वो सब बहुत ज़्यादा अभी इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से जो है कि कोलैटरल डैमेज मतलब कि ये कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंड्यूस्ड हमारे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में, जैसे बहुत सारे जो मेडिकल टीम जैसे जो दवाई जो पहुँचाते हैं, वो लोग बहुत लोग उससे हमारे साथ इसमें मेडिकल टीम के साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग जो हैं उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। जैसे डॉक्टर अगर उनको असाइन करता है कि आप इस जगह से जाके मेडिकल लीजिए, मेडिकल जो दवाइयाँ हैं या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब यहाँ से आप अवेल कीजिए, तो उनको कुछ ना कुछ उससे वहाँ से फ़ायदा होता है। तो उनको तो इससे प्रॉब्लम हो ही रहा है कि कम डॉक्टर पेशेंट्स आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट जो नहीं आ रहे हैं, उनको इसलिए भी, जैसे अब मान लीजिए कोई घर वाले नहीं लेकर के जा रहे हैं कि वहाँ पे हो सकता है आपको कोविड-19 के ज़्यादा पेशेंट्स होंगे, तो हम भी इफ़ेक्ट हो जाएँगे, आप भी इन्फेक्ट हो जाएँगे, कुछ दिन घर में रहिए। तो उनको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ये वाले पॉइंट में ये चीज़ है। उसके बाद बोलते हैं कि कुछ ऐसे जो कि नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस और ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हिस्ट्रोकैमी, ये क्या होता है ये यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर दिया है, आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्रोकैमी जो है आजकल उसका ऑपरेशंस डिक्रीज़ हो गया है, जो कि बहुत ही अननेसेसरी होता है और डॉक्टर्स ही ज़्यादातर उसको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जो कोरोनरी स्टेंट्स हैं, फिर नी रिप्लेसमेंट है, फिर हिप रिप्लेसमेंट है, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ जितने भी टाइप के होते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी या फिर ऐसे कुछ, वो सबको नहीं भी किए करने से चल जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो वो सब आजकल फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्टॉप कर दिया गया, और इसको डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है कि आपका सप्लायर इंड्यूस्ड डिमांड होता है। मतलब जो फ़ार्मास्यूटिकल कंपनी इससे इन्वॉल्व रहती है, जो इसके लिए सप्लाई करती है सब चीज़, जैसे नी रिप्लेसमेंट, जैसे आर्टिफ़िशियल नी आता है, ये सब जो सप्लाई करती हैं वो, तो वो लोग के थ्रू ही जो है कि डॉक्टर को ज़्यादा ये सब के लिए बढ़ाया-चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है असाइन करते हैं अपने पेशेंट्स को। तो वो सब अभी कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है आगे। तो ये सब जो है कि मेडिकल केसेज़ जितने भी अभी डिक्लाइन हुए हैं, तो उसका क्या कारण है? देखिए, जैसे कि हार्ट अटैक के भी केसेज़ अभी बहुत ज़्यादा कम हैं। तो क्यों? इसका ऐसा क्यों है? क्या हार्ट अटैक कम होने लग गए हैं कोविड-19 के टाइम पे? तो राइटर ऐसे कहते हैं, देखिए हो सकता है कि ऐसा भी केसेस हो कि अभी हम लोग घर का खाना खा रहे हैं, हमारा जो अभी अनपॉल्यूटेड एयर है बहुत जगह पे सिटीज़ में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतनी ज़्यादा गाड़ी चल नहीं रहा है। तो इसके वजह से हो सकता है वर्क भी जो है सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर परिवार के साथ रह रहा है, तो स्ट्रेस में भी कमी है। तो इसके वजह से हेल्थ इम्पैक्ट अच्छा होता है, ये हम लोग सबको पता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे आता है। लेकिन इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, ये इसके ऊपर उनको डाउट है। वो ऐसा कहते हैं कि इसके अलावा ये भी कारण हो सकता है कि ओवर डायग्नोसिस जो हम लोग कर देते हैं अपने पेशेंट्स को, और उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं नहीं ये चेक भी करवा लीजिए, वो चेक भी करवा लीजिए, वहाँ भी जाके टेस्ट करवा लीजिए, और फिर वो सारे जगह लैब्स में जो कहीं न कहीं जो 40 टू 30% ऐसे, सारे डॉक्टर नहीं लेकिन 40 टू 30% ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको उन सारे लैब्स से कमीशन आता है। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से ये सब चीज़ों को अभी अवॉइड किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, और वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ उसके द्वारा बहुत सारे लैब्स भी बंद हैं, जो इस सब में मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो खोलते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है वो इस कोविड-19 की वजह से ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत अभी सही रास्ते पे है। तो क्या ये फ्यूचर में भी ऐसे ही हेल्थ केयर हमारा रहेगा, जिससे कि पेशेंट को और भी ज़्यादा बेनिफिट पहुँच सकेगा? ये एनालाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे आंसर्स हमें मिल सके इस टाइम पे, ताकि हम लोग फ्यूचर का वैसा बेनिफिशियल सिनेरियो बना सकें। आगे डॉक्टर कहते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा कि
देखिए, ये सब के वजह से जो कट प्रैक्टिसेस और कार्टिलेशंस ऑफ हेल्थ केयर है, कार्टिलेशन ऑफ हेल्थ केयर मतलब वही जो एसोसिएट बना करके और ये सारा कुछ जो गिरोह चलता है इनका, वो सब सारा कुछ आप समझ सकते हो कार्टिलेशन ऑफ हेल्थ केयर के मतलब। तो इस सब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होता है। एक जो ट्रस्ट जो डेवलप करता है पेशेंट अपने डॉक्टर के प्रति, जो डॉक्टर को ये समझता है कि अब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे ठीक हो जाऊँगा, वो कहीं न कहीं इसके ऊपर एक एथिकल काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर प्रभाव डालता है। और इनफैक्ट बहुत सारे जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज डॉक्टर बनने की सोचते हैं 11th-12th में, उनके साथ अगर उनके पेरेंट्स के साथ या उनके कुछ रिश्तेदारों के साथ कुछ ऐसा कुछ सीन हो जाता है जहाँ पे अनएथिकल नेचर ऑफ डॉक्टर दिखता है, तो वो आगे चल के इस प्रोफ़ेशन में घुसने से भी कतराते हैं। तो इसके वजह से जो एक क्लिनिकल जो साइकिल है वो बहुत ख़राब बन जाता है। और इसके बाद जो ये भी कहते हैं डॉक्टर कि देखिए ये जो अभी सिचुएशन है इसका पूरा ज़िम्मेवार यही चीज़ नहीं है, इसके अलावा ये भी जिम है बात की बहुत सारे जगह पे पेशेंट्स जो है उनको डॉक्टर या फिर बेड नहीं अवेल हो रहा है, तो उसके वजह से भी बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो नहीं आ रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा जो फ़ोर्स डिटॉक्स वाला जो एक चलता था हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस इंडिया के अंदर में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कैंसर हुआ है, तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसा है कि बिना सोचे-समझे जो कीमोथेरेपी है वो अलाउ करवा देते हैं और वो चालू हो जाता है। कीमोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा महँगा होता है, अगर आपके जान-पहचान में किसी को पड़ा होगा, तो आपको पता होगा कीमोथेरेपी कितना ज़्यादा महँगा आता है। एक-एक शॉट्स के बहुत ज़्यादा उसके दाम होते हैं, उसके बाद बेड चार्जेस, उसके इंटेंसिव केयर, तो ये सब के पीछे एक बहुत ही बड़ा बिल बन कर के आता है। और इसके अलावा कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो उससे भी कैंसर और कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर बाय चांस किसी को नहीं हुआ है कैंसर और उसको अगर कीमोथेरेपी अगर आप चला दो तो उसके वजह से इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक मेरे कज़न था, उसका उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था और वो डॉक्टर को दिखाया बहुत जगह, लेकिन उसे पता नहीं चला कि इसे कैंसर है या फिर कुछ, मतलब पैर में सिर्फ़ ऐसे ही इन्फेक्शन था, तो वो डॉक्टर को लगा कि ये कैंसर हो चुका है और उसके ऊपर कीमोथेरेपी उसको चालू कर दिया। उस वो सांवला लड़का था और वो विदिन 2 टू 3 मंथ्स पूरे बॉडी में उसका पूरा बॉडी व्हाइट हो गया था। ऐसा व्हाइट कि वेस्टर्न ज कंट्रीज़ के जैसे लोग होते हैं वैसा व्हाइट हो गया था। लास्ट में उसकी डेथ हो गई 1 साल के बाद में, क्योंकि बहुत बाद में पता चल पाया कि उसको ये इन्फेक्शन की वजह से और दवाई साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से उसको कैंसर हो चुका है। लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे ये सिस्टम को दिखाता है कि जब डॉक्टर्स को पता नहीं होता है तो वो आगे रेफ़र करने के अलावा के बजाय वो लोग खुद ही से कुछ ना कुछ दवाइयाँ चलाना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से जो वाइड स्प्रेड जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम में फैल जाता है। तो कोविड-19 की वजह से ये कीमोथेरेपी और ये सब जो है वो सब अब थोड़ा कम हो गया है। ये सब जो खुद से जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते थे और बहुत ज़्यादा जो ओवर डायग्नाइज़ करना शुरू कर देते थे, वो सब अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और वो लोगों में भी कमी आई है जो कि अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए कुछ छोटी-मोटी बातों के लिए भी वो जाते रहते हैं। इसमें जो है कि अब नॉर्मल लोग, मतलब जो नॉर्मल हो या फिर जो भी लोग हो, वो लोग नॉर्मल बैक टू स्क्वायर वन आ चुके हैं। जैसे पहले डाइट, एक्सरसाइज़, शुगर कंट्रोल, स्मोकिंग नहीं करना, टोबैको यूज़ नहीं करना या फिर ओपन में कफ या फिर स्पिटिंग नहीं करना, जो कि गुड हैबिट्स है। ये सब के ऊपर अब ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो निर्भर हो चुकी है और ये हम लोग को कोविड-19 के वजह से ही अब देखने को मिल रहा है। आगे डॉक्टर कहते हैं इसका दूसरा साइड भी है। जैसे जो रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हमारे यहाँ पे अभी चलता है और उसकी वजह से अभी जो हम लोग को ऐसा पता चला है कि हमें और भी बढ़िया इसको रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है, हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को। इसके ऊपर पिछले साल हमारे हर साल ये आता है, पिछले साल ख़ास करके आया था आपका पब्लिक, जब मेंस आया था तो मेंस पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर को हम लोग कैसे और सुधार सकते हैं और इसके ऊपर वाइड स्प्रेड हम लोग और कैसे हम लोग इसको रोबस्ट बना सकते हैं। मतलब हर साल 1-2 क्वेश्चन तो आपका मेडिकल और हेल्थ केयर के ऊपर रहता ही रहता है। तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखिए कि वो कहते हैं कि नेक्स्ट जो सेकंड जो साइड है आपका इस पैंडेमिक की वजह से जो हमारे अभी जो चैलेंजेस आए हैं, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो अभी साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज़ हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का जान जा चुकी है। कल ही के न्यूज़पेपर में आया था कि टोटल 99 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है पैंडेमिक की वजह से और ये तो सिर्फ़
1.5 लाख और जो 3 लाख जो डॉक्टर हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं वही लोग का ये आंकड़ा है। वैसे 11 लाख से ज़्यादा डॉक्टर हैं हमारे देश के अंदर में, तो उनमें भी बहुत लोगों की जान गई है। और फिर उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो उनके वजह से मोराल में उनका बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आया है। उसके व और इसके अलावा जो अभी जो बहुत सारा जो प्राइवेट सेक्टर में जो अभी डिमांड का जो कोलैप्स हुआ है, ये सब जो कॉस्मेटिक और ये सब जो ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं, तो इनको कहीं न कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेन को और उनका जो ईयरली जो टारगेट होता है, उनको अचीव करने के लिए हो सकता है कुछ माल प्रैक्टिसेस आगे वो मतलब ऐसा अप्लाई करें और अपने प्रिस्क्राइब करें अपने पेशेंट्स के ऊपर में। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बर्डन जो अभी हेल्थ केयर अभी फ़िलहाल जो हो गया था, वो जैसे-जैसे नॉर्मल हम लोग वापस लौटेंगे, तो फिर से वो सारा कुछ जो प्रैक्टिसेस हुआ करता था और भी ज़्यादा बड़ा लेवल पे हमारे ऊपर कि ऐसा केसेस अब इंश्योर होना शुरू हो जाए। बिकॉज़ फ़िलहाल तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो है प्राइस की कैपिंग कर दी गई है, लेकिन उसमें लूप होल बहुत जगह पे खोजा जा चुका है और वह प्रॉफिटिंग कैसे किया जाना चाहिए, वो चीज़ इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दवाई और आपके जो ट्रीटमेंट है उसका जो है कैपिंग है, लेकिन आप वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेल करवा रहे हो, बेडिंग सिस्टम क्या है, खाना क्या खा रहे हो, इसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा आप जो कुछ-कुछ डिमांड आर्टिफ़िशियल डिमांड होता है, टीवी, फ्रिज, ये सब जो कुछ-कुछ लोग रखना चाहते हैं वहाँ पे अपने पेशेंट्स के लिए या फिर वहाँ के जो रिलेटिव्स आते हैं उनके मतलब वो वहाँ पे उस पेशेंट्स के साथ रुकते हैं कुछ देर के लिए, तो वो सब के लिए। तो वो सब भी जो मल्टी फैसिलिटेशन जो फैसिलिटी वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वो लोग इसको एक्स्ट्रा जो है कर के और उसको चार्ज करते हैं और जिसकी वजह से जो है कि ये हमारा और भी ज़्यादा खर्चा और डबल ट्रिपल हो करके और सामने आता है। ये एक तरह से लूप होल ही है जो कि हमारे सिस्टम के जो कैपिंग जो था, उसके ऊपर भी मतलब जो है मेडिकल सिस्टम निकाल चुकी है। तो इन सब चीज़ को ऊपर अभी फ़िलहाल देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी और जो पब्लिक है उनको भी ये चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी जो मूलभूत जो सुविधाएँ हैं वो कितने हद तक हमें अवेल करनी है और कहाँ तक हम लोग को अवॉइड करना है। तभी जाकर के जो ये अल्टरनेटिव पैराडिग्म जो है वो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम से ख़त्म हो पाएगा और जो अभी फ़िलहाल जो एक एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो कंसेंसस बन के आया है मेडिकल हेल्थ वर्कर्स के लिए सब लोग थैंक्स वाला जो एक कैंपेन चला रहे हैं। तो ये एक कहीं न कहीं इस प्रोफ़ेशन के लिए इज़्ज़त और भी लोगों के मन में बढ़ा दिया है और इस वज़ह से इस चीज़ को फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि जो पुराने आपके प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर फिर से जा कर के अपनी इज़्ज़त की ऐसी-तैसी करवा लो। तो ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है द मेजॉरिटी कैन नॉट अफोर्ड बैलेंस्ड डाइट। तो ये माल न्यूट्रिशन के ऊपर हमारा ये आर्टिकल है। इसमें जो राइटर हैं वो कहते हैं तो हर साल ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है कि जो हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर में जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन जो है उसके ऊपर में क्या लोगों की अभी फ़िलहाल स्टेटस चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में ये एफओ जो है वो कमिटी ये रिपोर्ट पब्लिश करती है फूड सिक्योरिटी के ऊपर वर्ल्ड वाइड में। तो इस साल भी जो है जून 13 को इस चीज़ को जुलाई 13 2020 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसके अंदर ऐसा पाया गया कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से तो ऊपर हैं, मतलब $1.90 से ज़्यादा वो कमाते हैं। लेकिन उनको नेचुरल जो न्यूट्रिशियस डाइट है, हेल्दी डाइट है, वो उनको नसीब नहीं हो पाता। इसका कारण ये नहीं कि कुछ कल्चरल प्रेजुडिसेस है उनके ऊपर या फिर कोई न्यूट्रिशन या फिर टेस्ट में प्रॉब्लम है या फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बैलेंस डाइट को, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते फल, फ्रूट्स या फिर जो भी आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर और भी बहुत सारे जो हेल्थ के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं, वो सब वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और कहीं न कहीं उस वजह से वो चीज़ नेग्लेक्ट हो जाती है हमारे सोसाइटी के अंदर में। तो इसी के ऊपर में किस प्रकार के डाइट्स जो हैं वो नेसेसरी होने चाहिए हमारे इंडिया के अंदर में और क्या-क्या हम आगे कर सकते हैं वो ये आर्टिकल में बताया जाता है। तो कितने प्रकार के डाइट्स एक्चुअली में होते हैं ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट जो होता है वो है बेसिक एनर्जी सफिशिएंट, जो एनर्जी जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए फंक्शनिंग के लिए, जैसे कि एक नॉर्मल बॉडी को चाहिए करीबन 2200 से 2300 किलो कैलोरी एक दिन में काम करने के लिए। जैसे एक यंग वुमेन अगर है 30 इयर्स की तो उनको 23
29 किलो कैलोरीज एक दिन के लिए चाहिए। तो वो कैसे भी करके वो कैलोरी अगर वो ले लेती है, ज़्यादातर जो गरीब कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया में भी जो इंटीरियर ट्राइबल एरियाज़ में या फिर विलेजेस में देखा जाता है कि चावल ज़्यादा खाया जाता है। जो स्टार्ची सीरियल जितने ज़्यादा अगर ज़्यादा खाओगे तो उससे क्या होता है कि कैलोरी वो उसमें बहुत हाई होता है, और कम खाने से भी, कम अवेलेबल खाने से भी शरीर का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। दूसरा जो टाइप होता है वो है न्यूट्रिएंट एडुकेट डाइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि कैलोरीज नहीं देखे जाते हैं। जो आजकल जो डाइटिंग पे जो लोग रहते हैं, जिनको पतला होना रहता है, वो यही करीब करीब ऐसा ही फॉलो करते हैं, जो कीटो डाइट और ये सब जो होता है। उसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्रॉपर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, लेकिन कैलोरी जो है वो थोड़ा डेफिसिट रह जाता है। कैलोरी डेफिसिट रहता है तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो फैट है वो सब कम होता है। तो ये किसी के लिए तो ये एक लग्ज़री है, लेकिन किसी के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। जो गाँव देहात में बहुत सारे लोग होते हैं या फिर वर्कर्स जो शहर में काम करते हैं, तो वो लोग भी ऐसा देखा जाता है कि 23 मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चाहिए उनके बॉडी के लिए, वो उनको नहीं मिल पाता है। तो या फिर अगर उनको मिल पाता है, सिर्फ़ वही वो खा पाते हैं। ऐसे 2 तरह के पॉपुलेशन है हमारे इंडिया के अंदर में। और सबसे लास्ट में होता है हेल्दी डाइट, जो कि बहुत ही कम मिनिमम लोगों को ये चीज़ मिल पाता है। फ़िलहाल हमारे इंडिया में भी और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो बहुत ही मतलब कम लोगों को ये चीज़ मिल पाता है, जिसके अंदर कैलोरी भी मीट करे और आपका जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके भी नॉर्म्स वो पूरे हो जाएँ। तो एफओओ जो है वो ये भी जारी करता है कि कैसे डाइट्स किस कंट्री के लोगों को खाने चाहिए, तो उसके अनुसार जो है ये हेल्दी डाइट उनको नसीब हो पाएगा। तो इंडिया के अंदर में उन्होंने 6 टोटल डाइट के ज़रिए बताया है, जिससे हम लोग जो है कि अपने ये हेल्दी डाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला स्टार्ची स्टेपल्स, स्टार्ची खाना खाने का है। फिर क्या है, प्रोटीन रिच फूड खाना है, जिसमें लेग्यूम, मीट, एग्स आ सकते हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, दूध, दही ये सब। फिर वेजिटेबल्स तो हम लोग खाते ही हैं, वैसे ही वेजिटेरियंस बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। फिर फ्रूट्स और फैट्स भी खा सकते हो। फैट्स मतलब क्या हो गया, जैसे या तो आप एनिमल फैट्स खा सकते हो, या फिर आप जो नेचुरल फैट्स हैं, नेचुरल फैट्स भी होते हैं, वो भी आप कंज़्यूम कर सकते हो, जिसके वजह से जो हमारे जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा आगे राइटर ये कहते हैं, आगे रिटेल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ 170 कंट्रीज़ के इवैल्यूएट कर के एक प्रोग्राम निकाला है। उन्होंने रिपोर्ट में इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में अगर आप सफिशिएंट डाइट, एनर्जी डाइट अगर लेना चाहते हो, जो पहली कैटेगरी हमने डिस्कस करी थी, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सीरियल्स और व्हीट खा कर के भी अगर आपको चलाना है गुज़ारा, तो वो चीज़ के लिए इंडिया में 80 सेंट्स ही सिर्फ़ ज़रूरत होते हैं, या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ में 80 सेंट्स ही लगते हैं। तो ये आराम से एक पुअर जो है वो अफ़ोर्ड कर सकता है, जो कि जो जो इंटरनेशनल इनकम है पॉवर्टी लाइन वाला, वो डॉलर 1.9 से 1 दिन से कम है, तो वो अफ़ोर्ड करके खा सकता है। सेकंड, अगर न्यूट्रिएंट्स के साथ उनको चाहिए खाना, तो उसके लिए 1 दिन में $2.12 ए डे खर्च करना पड़ेगा उनको, जो कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल एकदम करीब-करीब में है। तो ये चीज़ अगर अज़्यूम करें हम कि कोई अगर आदमी अगर पूरा का पूरा अपना जो पैसा जो दिन भर में कमाता है, वो पूरा का पूरा खाना के ऊपर लगा दे, तो जाकर के कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वो अचीव करेगा, वो भी पूरा एडुकेटली, मतलब सिर्फ़ अपने लिए पूरा कर पाएगा, अपने हो सकता है परिवार के लिए ना करे। और ये चीज़ एक कॉमन परसेप्शन है, एसओएफआई रिपोर्ट में ये चीज़ बताया गया है कि कोई भी आदमी अपने इनकम के सिर्फ़ 63% जो है वो फूड के ऊपर खर्च कर सकता है, बाकी जो 37% है उसको अदर एसेंशियल आइटम्स के लिए चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल, रेंट, ये सब फैसिलिटीज़ के लिए चाहिए उसको पैसा। उसके बाद थर्ड जो है वो हेल्दी डाइट के लिए, जो कि करीब-करीब $4.07 अ डे, मतलब करीब-करीब आप समझिए कि 500 करीब ₹500 के करीब में ये हो जाता है। एक दिन में एक आदमी का खाना इतना होना चाहिए, तब जाकर के जो इंटरनेशनल पॉवर्टी, और ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का जो है उससे करीब-करीब दुगना है। तो दुगना है मतलब कि वो दुगना अगर कोई रोज़ कमाएगा फिर भी नहीं खा पाएगा। उसको कम से कम 3 से 4 गुना कमाना पड़ेगा नेशनल पॉवर्टी लाइन के ज़्यादा से ज़्यादा, तो जाके वो इस चीज़ को अवेल कर पाएगा। तो ये टोटली अनअफोर्डेबल है आपके पुअर जनता के लिए, किसी भी कंट्री के अंदर में, ख़ास करके साउथ एशियन कंट्री के अंदर है। और ये इसके अंदर ये जो डाइट है आपका, इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं, जो कि आप देख नाम से ही देख के बता सकते हो कि ये सारा कुछ जो है 50 ग्राम एग्स, मिल्क, 100 ग्राम चिकन, फिश, मीट, ये सब जो है वो सब सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो आगे न राइटर ये कहते हैं कि बहुत सारी जो जनता है आपकी साउथ
एशियन कंट्रीज़ की, वो इस चीज़ से वंचित रह जाती है। हेल्दी डाइट छोड़िए, न्यूट्रिएंट सफिशिएंट डाइट भी जो है उनको नहीं मिल पाता है और उसके वजह से जो कुछ आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, वो सब आंकड़ा देख सकते हो। वैसे हर साल चेंज होता है, आपके जो मेंस एग्ज़ामिनेशन कब है, आप उस हिसाब से इस चीज़ को याद कर सकते हो, ये आंकड़ा को। अगर इस साल का है, तो आप इस चीज़ को रिपोर्ट के साथ, उसके डेट के साथ आप लिख सकते हो कि एसओएफआई रिपोर्ट में 2019 रिपोर्ट में ये चीज़ आया था। तो उसके बाद लास्ट में वो कहते हैं राइटर कि अफोर्डेबिलिटी एंड हेल्दी डाइट के ऊपर में, कि देखिए हमारे कंट्री में जो अफोर्डेबल डाइट मिल सकता है, हमारी जो पॉवर्टी लाइन बनाई गई है तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से, तेंदुलकर कमेटी के बाद भी एक और कमेटी आई थी, हमने एक दिन डिस्कस भी किया था एडिटोरियल्स में, कि लेकिन उनका जो है वो उतना डायनामिक रिपोर्ट नहीं था, जिस वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो तेंदुलकर कमेटी जो पुराना है, उसी के ऊपर अभी हम लोग चल रहे हैं। तो वो ऐसा डिफाइन किया है, 33 रुपीज़ पर डे अगर कोई कमाता है, और अर्बन सिटीज़ में मतलब सिटीज़ में, और अगर 27 रुपीज़ पर डे अगर कोई गाँव में कमाता है, तो वो पॉवर्टी लाइन के पार है। तो ये चीज़ था कि देखिए ये $1 भी नहीं है करीब-करीब। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे जो हमारे थिंक टैंक्स थे, जैसे अरविंद पन्नागारिया, उनका ऐसा कहना था कि इंडियन जो पॉवर्टी लाइन है, वो हो सकता है कि इसके लिए सफिशिएंट ना हो कि वो हेल्दी डाइट ना खा पाएँ, लेकिन वो अपना गुज़र-बसर कर सकते हैं इंडिया की महँगाई में, इंडिया के सब चीज़ में। ये चीज़ की गारंटी होती है हमारे इंडियन पॉवर्टी लाइन वाले इंडेक्स के प्राइस लिस्ट में। लेकिन अब जो हम लोग ये पूरा अभी सब कुछ देखे हैं, और इसमें हम लोग को ये पता चला है कि 63% से ज़्यादा कोई आदमी अपने खान पे खर्चा नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ मिथ्यक लगती है कि अगर ₹33 कोई अगर दिन में कमाएगा, और वो फिर उसके बाद उसके पूरे परिवार को पालना है, तो वो कैसे क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। तो इसी के ऊपर और आगे कुछ सवाल भी और क्रिएट होते हैं इस वाले रिपोर्ट के अनुसार, जैसे कि पहला सवाल तो वो अरविंद पनागारिया वाला हो गया, और दूसरा सवाल ये कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो भी था हमारा, तो उसके हिसाब से हम लोग को अपना जो जो माल न्यूट्रिशन वाला इंडेक्स है, उसको कैसे रिड्यूस करना है, और हमारी जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट है, उसको कैसे बढ़ाना है गरीब जनता के अंदर, उसके ऊपर सवाल करना और विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और क्या राइटर लास्ट में पूछते हैं कि क्या हम लोग ये चीज़ इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारी कुछ गरीब जनता, जिसको हो सकता है अभी मनरेगा और ये सब में एम्प्लॉय करवाया जा रहा है, तो उनको किसी और दूसरे तरीके से उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब प्रोटीन वाले डाइट जो है वो अवेल करवा दिया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनसीसी कैडेट्स को ही अगर किसी स्कूल में परेड करवाया जाता है, तो लास्ट में उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। जैसे ही हमारे स्कूल में तो समोसा और जलेबी दिया जाता था, और कुछ हमारे बगल वाले ऐसे डिस्ट्रिक्ट में था, तो वहाँ पे जो है उनको फ्रूट्स और दूध दिया जाता, किसी को अंडा दूध भी दिया जाता था। तो ऐसे अगर मनरेगा में जो इन्वॉल्व जो जनता होती है, वो अधिकांश गरीब जनता ही होती है, तो उनको भी अगर उनके काम के बाद या फिर दोपहर में खाने के टाइम पे इस तरह का अगर कुछ प्रोवाइड करवाया जाए सरकार के द्वारा, तो क्या वो सही नहीं होगा? गरीब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके अंतर्गत 5 केजी व्हीट एंड राइस जो है, और दाल जो है 1 केजी, वो अगले कुछ महीनों के लिए जो है कि फ्री कर दिया गया है। तो ये काफ़ी वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन ये क्या नेसेसरी, मतलब अभी सफिशिएंट स्टेप है? इसके ऊपर सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन जो है वो आगे चल कर के आपके ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती है। तो आज बहुत लंबा हो गया हमारा ये पूरा एडिटोरियल। एक हमारा और बच रहा है, जो कि श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर है। तो ये कैसे कोविड-19 के थ्रू हम लोग इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, और हम लोग और भी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल टाइज़ रहे हैं हमारे बीच में, आपका बुद्धिज़्म और श्रीलंका में हम लोग जो है फैलाए थे अशोका के टाइम पे। तो उसके बाद कैसे फिर आगे बढ़ा है, इसके ऊपर मैं छोटा-सा एक आर्टिकल बना कर के इसके बाद डाल दूँगा। हैव अ नाइस डे। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। थैंक यू।